Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 5 in history, When Pupil Dribble. The year 1857 CE, Common Era. CE की full form क्या है बेटा? Common Era is considered to be a turning point in Indian Constitution. तो इसे क्या कहा गया? एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर व्हेन द पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर. के बारे में जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग थे उन पे अफेक्ट पड़ रहा था. द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी वर अफेक्टिंग किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स एंड द सिपॉइज. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज होती थी ना, वो हर तरह के लोगों को अफेक्ट कर रही थी, चाहे वो एक किंग है या कि एक पीजेंट है. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोगों का क्या स्टेटस है, पर जो पॉलिसीज थी वो सबको अपने तरीके से क्या कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी. आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिसकी वजह से इंडियन किंग्स जो थे उनसे भी उनकी टेरिटरी छीन ली जाती थी और जो पीजेंट्स थे उनसे भी उनके लैंड वगैरह सब छीन लिया जाता था. एंड नॉट ओनली दिस, जो सिपॉइज थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन इंडियंस की अगर बात करें तो उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था ड्यू टू द अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस मेड बाय द ब्रिटिशर्स. तो आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में. नवाब्स लूज देयर पावर. जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपनी पावर गेन करते चले गए इंडिया में, जो इंडियन नवाब्स थे यानी जो किंग्स थे इंडिया के, वो क्या हुआ, वो अपनी पावर लूज करने लग गए. The power and authority of Indian kings started deteriorating due to the policies of Britishers such as appointing of residents, doctrine of lapse, etc. आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वेल्जली एक कंसेप्ट लेके आए थे ऑफ रेजिडेंट्स. अब रेजिडेंट्स जो होते थे वो कौन होते थे? वो ब्रिटिश एजेंट्स होते थे जो इंडियन किंग्स के कोर्ट में होते थे और वो क्या करते थे, उनके हर पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते थे. एंड डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स को लेके आने वाले कौन थे? डलहौजी. इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा किंग जिसके पास अपना लीगल ईयर नहीं है उसकी टेरिटरी को छीन लिया जाएगा. इसलिए ऐसी बहुत सी पॉलिसीज बन गई थी इंडिया में जिसकी वजह से जो इंडियन किंग्स थे उनकी जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो डिटेरियोरेट होने लग गई थी. अगर बात करें 1801 की, तो 1801 में क्या हुआ था, अवध जो था उसकी हाफ ऑफ द टेरिटरी किस वजह से ले ली गई थी? बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस. क्योंकि वो लोग जो ब्रिटिश आर्मी थी जो कि किंग के लिए रखी गई थी उनकी सैलरी को पे नहीं कर पाए थे. एंड नॉट ओनली दिस, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि मिस गवर्नमेंट का एक बहाना बनाकर अवध का जो सारा टेरिटरी था वो अक्वायर कर लिया. एंड ब्रिटिशर्स ने एक काम और किया, वो ये था कि पहले ये रूल था कि ब्रिटिशर्स जितने भी कॉइन्स मिंट करते थे ना, यानी जितने भी वो सिक्के बनाते थे, उन कॉइन्स के ऊपर इंडियन किंग की पिक्चर होना यानी इमेज होना जरूरी था. तो अब उन्होंने उस पर से इमेज भी हटा दी. सो दिस शोज कि जितने भी इंडियन किंग्स थे उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी. लेकिन कुछ किंग्स एंड क्वींस ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की कि वो ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं सो दैट उनकी टेरिटरीज बच जाए. जैसे कि बात करें अगर क्वीन ऑफ झांसी की एंड नाना साहेब की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परसुएड किया था ब्रिटिशर्स को. दरअसल जो रानी थी झांसी की, इनका जो बेटा था वो एक एडॉप्टेड सन था. एंड जो नाना साहब थे वो भी एक एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के. तो क्योंकि ये जानते थे कि ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स इनकी जो टेरिटरी है उसे फाइनली अनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने कोशिश की कि बातचीत करके कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे कि उनकी टेरिटरी बच जाए. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. अब बात करते हैं पीजेंट्स और सिपॉइज के बारे में. अगर पीजेंट्स और सिपॉइज की प्रॉब्लम्स को समझे तो द पीजेंट्स वर बर्डन्ड विद हेवी टैक्सेस. यानी जो पीजेंट्स हुआ करते थे इंडिया के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था हेवी टैक्सेस का. आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में जो रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे
जिन्हें ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जैसे कि परमानेंट सिस्टम, फिर रियोतवाड़ी सिस्टम एंड देन महलवाड़ी सिस्टम। तो अब ये कुछ ऐसे सिस्टम थे जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किए थे इंडियन पीजेंट्स पे, यानी जो कि हमारे कल्टीवेटर्स थे यानी फार्मर्स थे, जिसकी वजह से उन पे बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस का बर्डन आ गया था। Not only this, lands were taken away from them due to non-payment of tax. This means कि अगर वो किसी कारणवश ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो क्या होता था, उनसे उनकी जो लैंड होती थी वो छीन ली जाती थी। तो ये तो सिचुएशन हो रही थी पीजेंट्स के साथ। एंड सिपॉइज के साथ क्या हो रहा था? सिपॉइज वर अनहैप्पी विद देयर सैलरी एंड अलाउंसेस। जितने भी इंडियन लोग यानी वो सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको इतनी कम सैलरी और अलाउंसेस मिलते थे कि वो ना खुश थे अपनी इतनी लो सैलरी और लो अलाउंसेस से। एंड सिपॉइज वर फोर्स्ड टू फॉलो द रूल्स व्हिच वर अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स। मतलब इंडियन सिपाही जो होते थे, ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे उन रूल्स को फॉलो करने के लिए भी जो कई बार उनकी धार्मिक भावनाओं के यानी उनके रिलीजियस बिलीफ से टोटली अगेंस्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर बात करें 1824 की, तो 1824 में क्या हुआ, बर्मा जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां पे एक युद्ध चल रहा था और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन सिपॉइज जो है वो वहां पे पार्टिसिपेट करने जाएं। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि बर्मा में पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्रॉस करना पड़ता, सी। उस दौरान कुछ इंडियंस जो थे उनकी एक धार्मिक भावना थी, उनका एक बिलीफ था कि अगर वो सी क्रॉस कर लेते हैं तो वो अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है वो सी नहीं क्रॉस कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें लैंड रूट के थ्रू भेजते हैं बर्मा में, तो हम बर्मा में जाके युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज बहुत बुरी लगी सुननी। उन्होंने क्या किया, उन सिपाहियों को बहुत सिवियरली पनिश किया। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने क्या किया, 1856 में एक ये नया रूल निकाला कि अगर किसी इंडियन सिपाही को ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करना है तो उन्हें एक अग्रीमेंट पे लिख के देना पड़ेगा कि वो सी रूट जो है उसको फॉलो करते हुए ओवरसीज जाकर भी ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करेंगे। एंड आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो इंडियन सिपॉइज थे वो थे कौन। ये लोग ज्यादातर वो थे जो किसी न किसी पीजेंट फैमिली से आए थे। तो जैसा कि हमने कहा कि पीजेंट्स जो थे उन्हें बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता था ड्यू टू हेवी टैक्सेस, तो ये भी एक कारण था कि इंडियन सिपॉइज के मन में एक नाराजगी जो थी वो आनी शुरू हो गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा वो रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे उनके भी काफी हद तक अगेंस्ट थे। सो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स? बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स प्रोहिबिटेड सती एंड पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट। ब्रिटिशर्स ने कहा कि सती प्रथा पूरी तरह से बंद हो जाएगी इंडिया में, और उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट बना दिया, यानी जो विधवाएं थी वो अब दोबारा शादी कर सकती थी। तो उस वक्त जो कुछ इंडिया में लोग थे उनको लगता था कि ये लोग हमारे कल्चर से अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने सती प्रथा बंद करवा दी, दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, विडोज को दोबारा शादी करने का एक एक्ट भी बना दिया। After 1830, Christian missionaries could own land in India. अब यहाँ एक चीज समझिए आप जो कि जाननी जरूरी है। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया के पीजेंट्स हैं उनसे उनकी लैंड को छीन लेते हैं, एंड जो इंडियन किंग है उनसे उनकी टेरिटरीज को छीन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं वो अगर इंडिया में आते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में। तो यानी ये चीज गलत हो रही थी इंडियंस के साथ। कन्वर्ट्स कुड इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी। ये एक नया रूल इन्होंने निकाला कि अगर कोई इंडियन जो है वो अपना धर्म छोड़ के कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का दोबारा से हक मिल जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा हिंदू लॉ बना हुआ था या ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी जिसकी वजह से एक इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ऑफ कर दिया गया था, तो अगर वो इंसान कन्वर्ट हो जाता है, अपना धर्म छोड़ देता है और क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसे अलाउंस मिल जाती थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता था। तो ऐसी सब चीजों की वजह से क्या हुआ,
many Indians started believing that Britishers were destroying their culture. इंडियंस को ये लगने लग गया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे कल्चर को खत्म करते जा रहे हैं और अपनी कल्चर, अपनी सोच, अपने बिलीव्स को हम पर जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब आपने ये जान लिया ना कि हर तरह के लोगों को कितना कुछ बियर करना पड़ रहा है, चाहे वो किंग्स हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं, सिपॉइज हैं, या आम लोग हैं जिन्हें की लगता है कि उनसे उनका कल्चर छीन लिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को लगा कि अपने म्यूटिनी करनी चाहिए, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, एक तरह से अपना विद्रोह करना चाहिए। A large number of Indians developed a feeling that they had a common enemy and they should rebel against them. So, a mutiny was faced by the Britishers in 1857. अब बहुत से जो इंडियंस थे उनके मन में एक ये फीलिंग आ गई, उनको ये लगने लग गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके कॉमन एनिमी है। अब चाहे वो किंग्स थे, पीजेंट्स थे या फिर सिपॉइज थे, उनको लगने लग गया कि उनको सब कुछ फेस किनकी वजह से करना पड़ता है, ब्रिटिशर्स की वजह से ना। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब हम एक म्यूटिनी करेंगे। और वो म्यूटिनी कब हुई थी? इन द ईयर 1857। ये एक बहुत ही मेजर रिवोल्ट था और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा मेजर लार्ज स्केल का अटेम्प्ट था बाय द इंडियंस टू सेट देयर कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक म्यूटिनी हुई थी, क्योंकि जो लोग थे वो इतने परेशान हो चुके थे कि वो अपने कॉमन एनिमी यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब विद्रोह करना चाहते थे। लेकिन ये म्यूटिनी हुई कैसे थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। सो हाउ सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस। अगर हम एक टाइमलाइन बना के चले तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ऑन 29 मार्च 1857 अ सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ। मंगल पांडे, आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इन्हें जानते होंगे बिकॉज ऑफ द वेरी फेमस मूवी विच वाज बेस्ड ऑन मंगल पांडे। बट ये मंगल पांडे कौन थे? ये एक सोल्जर थे। किसमें? ब्रिटिश आर्मी में। तो इनके ऊपर एक इल्जाम लगा था। वो इल्जाम ये था कि इन्होंने बैरकपुर में अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर, जो एक सीनियर ऑफिसर थे, उनपे क्या किया था? हमला। तो उस वजह से 29 मार्च को इन्हें क्या किया गया? इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। इतना ही नहीं, इसके कुछ समय बाद क्या हुआ? Sepoys at Meerut refused to use the fat grease cartridges, so 85 sepoys were sentenced to 10-year jail on 9th May 1857। यानी एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि एक कार्ट्रिजेस जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, ये नए कार्ट्रिजेस थे और इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस थे, इन पर एक एनिमल फैट होता था। जो इंडियन सिपॉइज थे उन्हें ये लगता था कि अगर उस एनिमल फैट को वो च्यू करेंगे सो दैट वो कार्ट्रिजेस जो है उन पर से उस फैट को रिमूव करके बाद में इस्तेमाल किया जा सके, तो उससे क्या होगा, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो जाएंगे। एंड जब उन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज किया तो क्या हुआ, 85 जो हमारे सिपॉइज थे उन्हें 9 मई 1857 को 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ सिपॉइज जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो ऑन 10th May the soldiers mutinied and released the imprisoned sepoys. They declared a war against Firangis। कुछ ऐसे सिपाही जो थे जिन्हें की ये बात बहुत बुरी लगी थी कि क्यों इस तरह से 85 सिपॉइज को 10 साल की जेल दे दी गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूटिनाई कर दिया, उन्होंने एक म्यूटिनी कर दी। किनके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मेरठ की जेल में जहां ये लोग बंद थे ना 85 सिपॉइज, वहां जाकर इन्होंने उन्हें छुड़ा लिया और क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द फिरंगीज। इन्होंने उस जेल को ब्रेक कर दिया, जेलर को मार दिया और सारे जो हथियार थे वो वहां से उठा लिए। तो अब इस चीज को जरा दोबारा से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ। पहला इंसिडेंट ये हुआ कि मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल गई और दूसरा जो हमारे 85 सिपॉइज थे उन्हें जेल में डाल दिया बिकॉज उन्होंने एनिमल फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस जो थे उनको यूज करने से मना कर दिया था। तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और मेरठ की जेल को तोड़ के वहां पर से जो हथियार थे वो चुरा लिए गए और जो 85 यानी 85 हमारे सिपाही थे उन्हें छुड़ा लिया गया, तो इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया कि अब ये जाएंगे दिल्ली की तरफ। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। जो ये सिपाही थे जिन्होंने म्यूटिनी की थी, अब जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ,
द सिपाहीज देन गैदर्ड एट रेड फोर्ट। सभी सिपाही लाल किला जो था वहां पे इकट्ठे हो गए। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कौन है? द लास्ट मुगल रूलर ऑफ आवर कंट्री। इनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो सभी सिपाहियों ने क्या कहा कि आज से बहादुर शाह जफर होंगे हमारे लीडर। लेकिन हुआ क्या? Initially, the aging emperor was not ready to be part of this rebellion, but finally he accepted this. अब जो बहादुर शाह जफर थे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी, ये ओल्ड एज में थे, तो शुरू में तो इन्होंने क्या कहा, ये एक्चुअली में इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस रिबेलियन में हिस्सा लेने के लिए। बट जब सिपाहियों ने उन्हें बहुत ज्यादा परसुएड किया, उन्हें समझाया, तो उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या किया, ही एक्सेप्टेड दिस। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्टेप लिया, he wrote letters to various kings to organize a confederacy of Indian states to fight the British। इन्होंने क्या किया, कुछ खत लिखे इंडियन किंग्स को, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया, एक रिक्वेस्ट की उनसे कि हम क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं जो क्या करेगा, फाइट करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मेनी किंग्स एंड लोकल लीडर्स जॉइंड हिम। बहुत से जो किंग्स थे और जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया इस रिबेलियन में। अब उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? ऐसा था कि जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि जितने भी इंडियन किंग्स थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी लैंड छीन लेते हैं ना, अलग अलग पॉलिसीज बना के, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या सब्सिडरी अलायंस है या व्हाटएवर इट इज। तो इंडियन किंग्स को ये लगता था कि अगर हमें साथ मिल जाता है बहादुर शाह जफर का, और अगर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर कर देते हैं, तो एक तो हमारी टेरिटरी बच जाएगी और हमारा राजपाट बच जाएगा, तो हम आराम से अपने राजपाट को चला पाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, द रिबेलियन स्प्रेड, यानी जो ये रिबेलियन था ना, ये पूरा का पूरा, ये सब जो था, ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब अलग अलग जो लोग थे वो इसमें हिस्सा लेने लगे, जैसे कि नाना साहेब, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, ही गैदर्ड फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब नाना साहेब कौन थे? ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये क्या होंगे, ही सेड कि अब वो बहादुर शाह के गवर्नर के तौर पे इस सारे रिबेलियन में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद तांतिया तोपे। रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते थे कि उनसे उनका झांसी जो था वो छीन लिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके पास एक एडॉप्टेड सन था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के बेसिस पे वो उनसे झांसी छीन रहे थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, रिबेल फोर्सेस से ज्वाइन कर लिया और वो युद्ध में उतर पड़ी। किनके साथ? तांतिया तोपे के साथ, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। अब ये तांतिया तोपे जो थे ये जनरल थे नाना साहेब के, ये उनकी आर्मी में जनरल की पोस्ट पे थे और इन्होंने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ ऐसे और भी लोग थे जो इस रिबेल में जुड़ गए। तो ये लोग कौन थे? ये लोकल लीडर्स थे। सो मेनी न्यू लीडर्स जॉइंड दिस रिवोल्ट। अब उन अगर लीडर्स की बात करें तो सबसे पहले कौन थे? बिरजस कादर। ही वाज सन ऑफ अवध किंग वाजिद अली शाह एंड बेगम हजरत महल। हमने पढ़ा था ना कि जो अवध था उसके टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। पहले तो उन्होंने 1801 में छीना था, क्या बेसिस बना के कि सब्सिडरी अलायंस का एक रीजन देके, और बाद में उन्होंने कहा कि मिस गवर्नमेंट हो रहा है और फिर पूरा अवध उन्होंने एक्वायर कर लिया था। तो बिरजस कादर जो थे उन्हें ये अपने साथ एक बहुत ज्यादा गलत, एक नाइंसाफी होते हुए लगा था, इसलिए उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। उनके बाद रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ जो थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी रिवोल्ट में हिस्सा लिया। उसके लिए उन्होंने करीब 4000 उनके पास सोल्जर्स थे और इन सोल्जर्स के साथ उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। एंड इनके अलावा बख्त खान जो कि एक सोल्जर थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ही वॉज फ्रॉम बरेली। इन्होंने भी अपना एक ग्रुप इकट्ठा किया और इन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नॉट ओनली दिस, कुंवर सिंह, जिन्हें कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ही वॉज फ्रॉम बिहार। तो इन्होंने भी इस तरह से एक पूरा ग्रुप इकट्ठा किया अपना और रिवोल्ट के लिए उतर पड़े। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि जो ये मेजर रिवोल्ट शुरू हुआ था ये म्यूटिनी से शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले तो
कौन आए थे? सबसे पहले आए थे सिपॉयज। सिपॉयज को फिर किन्होंने ज्वाइन किया? किंग्स ने। और साथ ही उनको ज्वाइन किया किसने? लोकल लीडर्स ने। तो अब जब ये एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आने लगी। किस तरह से कि बहुत से जो उनके अक्वायर्ड टेरिटरीज थी उनपे इन रिबेल्स ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाइट लड़ेंगे किनके अगेंस्ट? इन रिबेल्स के अगेंस्ट। सो द कंपनी फाइट्स बैक। अब कंपनी ने ये सोच लिया था कि अब वो एक मेजर तरीके से इनके ऊपर अटैक करेंगे सो दैट इस रिबेल को क्या किया जा सके? पेसिफाई किया जा सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया? द कंपनी ब्रॉड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अब कंपनी ने क्या किया? बहुत रीइंफोर्समेंट ब्रिटेन से मंगवाई, यानी बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे हथियार जो थे उन्होंने ब्रिटेन से मंगवाए और इस युद्ध में उतर पड़े। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? लॉज वर पास टू कन्विक्ट रिबेल्स इजीली, यानी ऐसे कानून बनाए गए कि जो भी रिबेल्स थे उनके ऊपर आसानी से केस चलाया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके, चाहे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए या उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। एंड दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1857। अब हुआ ये कि 1857 में ब्रिटिशर्स के हाथ ये कामयाबी लगी कि उन्होंने दिल्ली, जो कि रिवोल्ट के दौरान रिबेल्स ने कैप्चर कर ली थी, उसे वो दोबारा रिकैप्चर कर पाए, यानी हासिल कर पाए। और जब उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप लिया? वेल, the last Mughal ruler Bahadur Shah and his wife were sent to the prison of Rangoon where the king died in 1862। अब यहाँ आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें आपको यही दिखाया गया कि जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें और जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल, इन्हें क्या किया? इन्हें रंगून में जेल में डाल दिया। और रंगून की ही जेल में क्या हुआ? इनकी 1862 में डेथ हो गई। तो जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे ना, बहादुर शाह जफर, फाइनली 1862 में इनकी डेथ हो गई एक जेल के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जिस तरह से कि जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनका जो फेट था वो क्या हुआ था? उनकी फाइनली डेथ हुई थी ना। इस तरह से जो हमारे अलग अलग लीडर्स थे इनके साथ भी कुछ इसी तरह का फेट हुआ है। जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वॉज किल्ड इन 1858। जब उनके साथ युद्ध लड़ा जा रहा था तो युद्ध में, झांसी के युद्ध में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी डेथ हो गई। एंड अगर हम तांतिया तोपे की बात करें तो तांतिया तोपे शुरू में तो एस्केप ऑफ हो गए थे। इन्होंने क्या किया? ये जंगल में जाके छुप गए और जंगल में इन्होंने क्या किया? वहां पे इन्होंने कुछ ट्राइब्स को इकट्ठा किया और इन ट्राइब्स के सहारे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन बाद में इन्हें कैप्चर कर लिया गया, इनके ऊपर एक केस चला और 1859 में क्या हुआ? इन्हें मार दिया गया क्योंकि कंपनी ने क्या किया था? जो तांतिया तोपे थे उनके खिलाफ केस बना दिया था और फाइनली उनको 1859 में क्या किया गया? उन्हें मार दिया गया। इसी तरह से जो और भी किंग्स थे या छोटे मोटे लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर केस चलाए एंड बाद में ज्यादातर जो लोग थे उनको डेथ सेंटेंस ही मिला। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि एक युद्ध जो शुरू हुआ था बाद में उसके जो लीडर्स थे उनके साथ क्या क्या मुश्किलें पेश आई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे फाइनली ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर लॉस्ट प्लेसेस, यानी वो सारे टेरिटरीज जो कभी ब्रिटिशर्स के हाथों से छीन ली थी इस रिवोल्ट ने, तो अब वापस से उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ पे इमेज में आपको यही दिखाया गया ना कि उन्होंने फाइट किया और फाइट करके क्या किया? अपना कंट्रोल वापस से स्थापित कर लिया उन प्लेसेस पे जो उनके हाथों से निकल गए थे। Next what they did was they tried to win back loyalty of landlords by offering them rewards। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इन्होंने ये देखा कि ये लोग भी तो किसी ना किसी तरह से रिवोल्ट का हिस्सा बने थे, तो इन्होंने क्या किया? इनकी लॉयल्टी को विन बैक करने के लिए एक तरह से इन्हें ऑफरिंग की, यानी लालच दिया, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स दिए। क्या कहा उनसे कि आज से जो भी लैंड है
उसकी जो ओनरशिप है वो आप ही के पास रहेगी और ब्रिटिशर्स कभी भी उस ओनरशिप को आपसे नहीं छीनेंगे। तो इस तरह की आप कह सकते हैं रिवॉर्ड्स देके इन्होंने उनसे उनकी लॉयल्टी जो थी वापस हासिल करने की कोशिश की। एंड जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि जितने भी रिबेल्स थे, चाहे वो किंग्स थे, चाहे वो सिपॉइज थे, नवाब्स थे, उन सबको क्या किया गया, उन सबको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह की चीजें उस दौरान हुई। सो व्हाट वर द आफ्टरमैथ ऑफ 1857, यानी आखिर बाद में इन सब चीजों का जो रिजल्ट था 1857 रिवोल्ट का, वो क्या निकला। देखिए, अगर हमें याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी क्या होती थी, ऐसी पॉलिसीज होती थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थी और फिर रिवोल्ट हुआ था। तो इस रिवोल्ट का आफ्टरमैथ ये निकला कि ब्रिटिशर्स चेंज सम ऑफ देयर पॉलिसीज। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने अपनी कुछ जो पॉलिसीज थी उनमें बदलाव कर दिए। अब वो बदलाव कैसे थे, सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज की कि द एक्ट ऑफ 1858 वाज पास, और इसके बाद क्या हुआ, इस 1858 एक्ट की वजह से द पावर वाज पास टू द क्राउन। मतलब ब्रिटेन की जो क्वीन थी ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उसके पास कोई पावर नहीं रहेगा, और जो पावर है वो किसके पास हो जाएगा, क्राउन, यानी जो क्वीन है उनके पास ये पावर चली जाएगी कि अब वो इंडिया को मैनेज करेंगी। जो भी वहां के अफेयर्स चल रहे हैं उनको किसने मैनेज करना है, ब्रिटिश क्वीन ने। एंड ब्रिटिश क्राउन के पास ये सारी पावर जो थी ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि गवर्नर जनरल वाज नाउ नोन एज वाइस रॉय। अब जो गवर्नर जनरल होते थे ना इंडिया के, उनसे उनका वो गवर्नर जनरल वाला जो एक टाइटल था वो उनसे छीन लिया गया। अब उन्हें क्या जाने जाने लगा, उन्हें कहा जाता था वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी वो किन के लिए सर्व कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स, जो हमारे जो ब्रिटिश किंग या क्वीन है उनके अंडर होकर सर्व कर रहे थे इंडिया में। So the kings were allowed to rule but under supremacy of Queen of Britain, यानी जो इंडियन किंग्स थे अब उनसे उनकी टेरिटरी कोई भी नहीं छीन रहा था, लेकिन उनके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई। वो कंडीशन ये थी कि जो ब्रिटिश क्वीन थी ना, अब उन्हें एक सुप्रीमेसी का दर्जा दे दिया गया, और जो यहाँ पे इंडियन किंग्स थे वो किन के अंडर रूल कर रहे थे, क्वीन ऑफ ब्रिटेन के अंडर रूल कर रहे थे। एंड नेक्स्ट क्या चीज हुई, जो एक मेजर चीज हुई वो ये थी कि रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था ना कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे और उन्हें बहुत लो सैलरीज मिल रही थी और भी सारी परेशानियां थी, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, रिबेल कर दिया था। तो अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनकी रेशो को कर दो थोड़ा कम, और क्या करो, ब्रिटिशर्स जो हैं इन्हीं को लेके आओ अपनी आर्मी में और इनकी रेशो को बढ़ा दिया जाना चाहिए, सो दैट अगर ब्रिटिशर्स ही ज्यादा सर्व कर रहे होंगे ब्रिटिश आर्मी के लिए तो उनके ज्यादा कोई इश्यूज भी नहीं होंगे और वो रिबेल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या स्टेप लिया गया, 6 गुरखास एंड पठान्स वर प्रेफर्ड फॉर द आर्मी, यानी सिख, गुरखास और जो पठान्स थे इन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिली ब्रिटिश आर्मी में काम करवाने के लिए। ऐसा क्यों हुआ, वेल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगता था कि ऐसे सोल्जर जो किन जगहों से बिलोंग करते थे, बिहार से, अवध से या सेंट्रल इंडिया से, अब इन लोगों को कम से कम रिक्रूट करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यही वो लोग थे जिन्होंने इस मेजर जो म्यूटिनी हुई थी उसको शुरू किया था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब इन प्लेसेस पर से हम नहीं लेंगे किसी भी सिपाही को, और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 6 गुरखास और पठान्स को आर्मी में रखना प्रेफर किया और शुरू कर दिया। एंड नॉट ओनली दिस, एक चीज और हुई कि लैंड ऑफ मुस्लिम्स वाज टेकन अवे, यानी जितने भी मुस्लिम्स थे उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई और उनके ऊपर बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना ये बहुत सस्पिशियस हो चुके थे। इन्हें लगता था कि मुस्लिम्स ही थे मेजर तौर पे जो कि इस रिबेलियन के लिए उनको लगता था जिम्मेदार थे। तो एक तरह से उन्होंने उनके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उनकी लैंड भी छीन ली ताकि
दोबारा उनके पास कभी भी इतनी इनफ पावर हो ही ना कि वो इस तरह के रिवोल्ट के बारे में सोच पाए। नॉट ओनली दिस, उन्होंने क्या शुरू किया, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर। अब उन्होंने जो इंडिया का कल्चर था उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। हमारी जो प्रथाएं थी, हमारी जो सोच थी, इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा अपनी सोच को हावी नहीं करते थे। मतलब हमारे जितने भी कल्चरल जो हमारे फेस्टिवल्स थे, फेयर्स थे, अब इनको अप्रूवल मिलने लग गया ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब ये भी उनकी रिस्पेक्ट करने लग गए। एंड जमींदार्स वर गिवन राइट ओवर देयर लैंड। जैसा कि हमने पहले भी बात की, जो जमींदार थे उन्हें क्या कहा गया कि आपकी जो लैंड है उसके ऊपर आप ही का राइट रहेगा, आप ही की ओनरशिप रहेगी। और उनसे क्या कहा गया कि अब हम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिससे कि आपका जो लैंड है वो आपसे छीन लिया जाए। और इंडियंस को ये भी कहा गया कि आज से हम आपके कल्चरल अफेयर्स में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड। मतलब एक ऐसा फेज शुरू हुआ हिस्ट्री का जिसमें ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि वो इंडियंस को इक्वली ना सही मगर थोड़ा सा एक तरह से उनको रिस्पेक्ट देने लगे। उनका जो ट्रीटमेंट था इंडियंस की तरफ, इंडियन कल्चर की तरफ, वो थोड़ा सा बेटर होने लगा। सो